What's up everyone? Welcome back to the channel. Chapter number 2 कलेक्शन ऑफ डेटा का बेसिक फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था। अब आज सेकंड पार्ट देखते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। फिर तुम लोगों ने 10 days 10 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स सीरीज तो देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वीडियो देख लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम लोगों की स्टैटिस्टिक्स के लिए, क्योंकि आने वाले 10 days में यानी 8 days में 2 चैप्टर तो हमारे पूरे हो गए। आने वाले 8 days में अगले 8 चैप्टर्स भी मैं आपको पूरे करा दूंगा और हमारी स्टैटिस्टिक्स के मेजर पोर्शन हो जाएगा खत्म। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। मैंने आपको 4 मेथड्स पिछले वाले लेक्चर में बताए थे। 4 मेथड्स कौन कौन से थे? डीपीआई, आईओआई, आईएलएस, आईक्यूएस। मेरे साथ बोलो एक बार, डीपीआई, आईओआई, आईएलएस, आईक्यूएस। ठीक है। डीपीआई है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या है? द डेटा इज पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम इन्फॉर्मेंट। डेटा पर्सनली कलेक्ट करता है कौन? इन्वेस्टिगेटर। किससे? इन्फॉर्मेंट से। अब ये कहाँ कहाँ पे सूटेबल है? ये इसकी सूटेबिलिटी है। दिस इज दी सूटेबिलिटी। डीपीआई कहाँ चलेगा? जहाँ पे स्मॉल फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि अगर एक बहुत बड़े एरिया में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पर्सनली तो इन्वेस्टिगेटर वहाँ तक जाके कलेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, ओरिजिनलिटी जहाँ पे चाहिए हो, बिल्कुल ओरिजिनल डेटा चाहिए हो तो वहाँ पे जाना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर को। सीक्रेसी चाहिए हो, आपको इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करनी, सीक्रेट रखनी है, तो भी यही चलेगा। एक्यूरेसी चाहिए, अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए तो भी यही, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है, राइट। अब इसके क्या क्या मेरिट्स होते हैं? सबसे पहले यही मेरिट है कि ये ओरिजिनल होता है, एक्यूरेट होता है, ट्रस्टवर्दी होता है और इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। आपको एज इट इज फिक्स रहने की जरूरत नहीं है किसी और की दी हुई इन्फॉर्मेशन से। आप अपने हिसाब से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट्स करने हैं, जो भी आपने लेना है वो ले सकते हो। तो इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब आपकी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। तो ये बेनिफिट्स हो सकते हैं डीपीआई के। अगर आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो ओरिजिनल होगा, एक्यूरेट होगा, ट्रस्टवर्दी होगा। ठीक है। अब इसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या नुकसान है इसके? नंबर 1, लार्ज एरिया कांट बी कवर्ड। देखो बोला ना कि स्मॉल एरिया में, स्मॉलर फील्ड में चलता है। तो अगर बहुत बड़ा एरिया है या आपको कहीं दूर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर पर्सनली नहीं पहुँच सकता बार बार, तो स्मॉल एरिया ही कवर होता है, लार्ज एरिया कवर नहीं होता। नंबर 2, पर्सनल बायसनेस। पर्सनल बायसनेस का मतलब कि अगर इन्वेस्टिगेटर जिस पर्सन से डेटा कलेक्ट करने गया है उसके टवर्ड्स उसके माइंड में कोई बायसनेस है या फिर उसके माइंड में कोई नेगेटिव एटीट्यूड है, तो हो सकता है वो उससे बहुत ज़्यादा अजीब क्वेश्चंस करे या उसका गलत डेटा रिकॉर्ड कर ले, ऐसा हो सकता है। देयर आर चांसेस ऑफ पर्सनल बायसनेस अगर इन्वेस्टिगेटर में इन्फॉर्मेंट की टवर्ड्स कोई नेगेटिव एटीट्यूड या इस तरीके का कुछ है। और लास्ट, कॉस्टली। कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसके अंदर एफर्ट लगता है, इसके अंदर आने जाने का खर्चा लगता है। तो मनी के टर्म्स में भी, टाइम की टर्म्स में भी और कॉस्ट के टर्म्स में भी, तीनों ही कॉस्ट में ये कॉस्टली रहता है। क्लियर हुआ? तो ये था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब अगली वाली स्लाइड में, स्लाइड मतलब ये हटा रहा हूँ, तो हम लोग देखेंगे आईओआई और आईएलएस। आ जाओ फिर। तो गाइज अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट 2 मेथड्स, दैट इज आईओआई एंड आईएलएस। आईओआई क्या होता है? आईओआई होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। प्लीज फुल फॉर्म्स लिख लेना, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और आईएलएस क्या होता है? इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। ठीक है। इनडायरेक्ट मैंने लिखनी थी तो मैंने शॉर्ट में क्यों लिखा? ओरल इन्वेस्टिगेशन। और ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन थ्रू या फ्रॉम लोकल सोर्सेज। ठीक है। अब देखो आईओआई में क्या होता है? आईओआई में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्फॉर्मेंट से खुद इन्फॉर्मेशन नहीं लेता है, किसी और से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। समझ रहे हो कि मतलब फॉर एग्जांपल मुझे मिस्टर ए के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मिस्टर ए को कुछ प्रॉब्लम है, वो इंजरी हो गई है, बीमार है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, अब जिसका एक्सीडेंट हुआ है मैं उससे ही पूछ रहा हूँ आप क्या कहना चाहोगे, कैसे हो गया, क्या वो जवाब दे पाएगा? वो सिचुएशन में नहीं है। तो मैं देखूंगा कि उसके साथ कौन था, मैं उससे उसके बारे में जानकारी लूंगा, उसको क्या बोलूंगा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो क्या लिखा है? अंडर दिस द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड ओरली
फ्रॉम अदर पर्सन्स, दूसरे लोगों से ली जाती है जिनसे हमें एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ इनके पास आंसर्स होंगे। इसके बाद कहाँ कहाँ सुटेबल होगा, लार्जर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे चाहिए, अगर आपको किसी दूसरे एरिया का भी कवरेज करना है तो वहाँ पे आप किसी और से पता कर सकते हो, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो? तो लार्ज एरिया भी इसमें कवर हो जाता है, पहले वाले में नहीं हो रहा था क्योंकि एक अकेला इंसान कहाँ कहाँ जाएगा इन्वेस्टिगेटर, लेकिन इसमें कवर हो जाता है। उसके बाद व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नॉट पॉसिबल, इन्फॉर्मेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, वो जवाब नहीं दे पा रहा। तीसरा, इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन, कैपेबल नहीं है। कैपेबल क्यों नहीं है? हो सकता है इलिटरेट हो, जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए वो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन किसी और से लेंगे। अब इसके बाद क्या क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या फायदे हैं? देखो मेनली जो डीपीआई के डीमेरिट थे ना वो इसके मेरिट हैं। क्या? फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, इसमें कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होता क्योंकि इन्वेस्टिगेटर तो किसी और से उसके बारे में पूछ रहा है, तो पर्सनल बायसनेस की बात ही नहीं है। कवर्स वाइड एरिया, बड़ा एरिया कवर करता है। लेस एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम बचता है, आपका बहुत सारा एफर्ट बचता है, आपका बहुत सारा पैसा बचता है आने जाने का, सिर्फ एक कॉल करके पता ही तो करना है इन्फॉर्मेशन। उसके साथ साथ सिंपल, काफ़ी सिंपल मेथड है। तो ये जो हेडिंग्स हैं इनको दो दो लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बेसिक, ठीक हुआ। इसके बाद इसके क्या क्या डीमेरिट्स होंगे? नंबर 1, लेस एक्यूरेट। अब देखो जो डेटा मैं अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वो मैं ही दे सकता हूँ, कोई और नहीं दे सकता वो जानकारी, तो ये वाला जो मेथड है ये लेस एक्यूरेट होता है। नॉट ट्रस्टवर्दी, इस पे विश्वास नहीं करा जा सकता क्योंकि मेरे बारे में अगर आप किसी और से पूछोगे और मेरी उससे लड़ाई हुई है तो वो मुझे गलत ही बोलेगा, 4-5 गाली देगा कि वो इससे बेकार तो इंसान नहीं है। बात समझ रहे हो? तो ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता। नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल भी नहीं होता ऑब्वियसली। और डाउटफुल कॉन्क्लूजन्स, इससे जो कॉन्क्लूजन्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, डाउटफुल होते हैं क्योंकि सामने वाला क्या पता सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सही बता रहा है, गलत बता रहा है। हो सकता है मेरी उससे लड़ाई हो या लड़ाई नहीं है, वो वैसे ही मेरे से कुछ भी जेलस फील करता है तो वो मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देगा। तो कंक्लूजन्स कैसे निकलते हैं इसमें? डाउटफुल। समझ में आया? काफी सिंपल है। इसके बाद आता है ILS, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज में क्या होता है? ये होता है एक तरीके से वो होते हैं ना, वो इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, किसी के ऊपर नजर रखना। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस क्या करती है? पुलिस के हर एरिया में कुछ लोग होते हैं जो पूरी नज़र बना के रखते हैं। अगर पुलिस को कोई जानकारी चाहिए तो वो डायरेक्टली उन्हें पकड़ेंगे कि हाँ भाई बता इन्फॉर्मेशन, या फिर अगर किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके पीछे 4-5 लोग लगा देंगे जो नॉर्मल ड्रेस में घूमते रहेंगे, पब्लिक में पता ही नहीं चलेगा। तो क्या लिखा है? इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स, लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करा जाता है टू कलेक्ट इन्फो फ्रॉम देम, टू कलेक्ट इन्फो एंड प्रोवाइड द डेटा टू देम। मतलब कि इन्वेस्टिगेटर कुछ लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करता है जो इन्फो कलेक्ट करते हैं और फिर वो इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब वो नजर बना के रखते हैं किसी इंसान के ऊपर। अब ये कहाँ पे सुटेबल है? व्हेन कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, जब आपको कॉन्टिन्यूसली किसी के ऊपर नजर रखनी है कि ये सुबह से कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, फिर वहां से निकल के कहाँ जाता है, समझ रहे हो? उसके बाद लार्जर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बड़ा है तो कुछ लोगों को अपॉइंट करा जाता है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, जब आपको एक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए, बस आपको नजर बना के रखनी है, कॉन्टिन्यूस डेटा चाहिए। समझ रहे हो? ये इसकी सूटेबिलिटी है। फायदा क्या क्या है इसका? इकोनॉमिकल, आप खुद नहीं जा रहे तो आपका बहुत सारा पैसा बच रहा है, आपने बस लोगों को अपॉइंट करा, हो गया काम। वाइड कवरेज, बड़ा एरिया कवर करेगा। कॉन्टिन्यूटी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कॉन्टिन्यूस डेटा इसी में मिलता है और किसी भी सोर्स में नहीं मिलता। नंबर 4, सूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, अगर आपको किसी की फोरकास्टिंग करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताना है कि प्राइस में कितने चेंजेस हुए हैं वीट के या पल्सेस के, तो कॉन्टिन्यूसली वीट के प्राइसेस के ऊपर हम लोग नजर बना के रखेंगे कि आज क्या चेंज आया, कल क्या चेंज आया, परसों क्या चेंज आया। तो फोरकास्टिंग हो सकती है इससे, क्योंकि डेटा इसमें कॉन्टिन्यूस होता है। समझे? और क्या क्या डीमेरिट है? ऑब्वियसली ओरिजिनल नहीं होगा, कोई और कलेक्ट करेगा तो ओरिजिनलिटी तो लॉस होगी। अगला, एक्यूरेट नहीं होता, लेस एक्यूरेट, ऊपर नीचे हो सकता है। और डिले इन कलेक्शन, काफ़ी समय लगता है क्योंकि पहले ये लोग टाइम लगाएंगे, फिर ये हमारे तक पहुंचाएंगे, फिर हम अपने अकॉर्डिंगली उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, फिर कुछ कंक्लूड करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसमें डिले होता है और काफ़ी ज़्यादा, इसमें ये भी लिख सकते हो आप टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब टाइम कंज्यूमिंग होगा तो ऑब्वियसली कलेक्शन में डिले होगा। ये अगले वाले 2 मेथड्स आ गए। अब हमने 3 पढ़ लिए, DPI, IOI और ILS, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। अब पढ़ते हैं IQS, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल्स। चलो फिर, तो गाइज अब लास्ट आता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल्स। क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल्स बेसिकली होते क्या है?
देखो चाहे क्वेश्चनेयर हो और चाहे स्केड्यूल हो, दोनों ही कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक तरीके का फीडबैक होता है। जैसे तुम लोग देखते हो ना कि कई बार यूट्यूब पे भी या फेसबुक पे भी सर्वे आता है कि जस्ट गिव अस 2 मिनट्स फॉर सर्वे या 30 सेकंड्स फॉर सर्वे। वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली एमसीक्यूज होते हैं या 1 वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि वो लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चनेयर्स। बात समझे? तो बेसिकली ये जो मेथड है ऑफ कलेक्टिंग डेटा, इसमें क्या होता है, एक पूरा क्वेश्चनेयर होता है, यानी एक फॉर्म होता है जिसके अंदर सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वो भेजा जाता है किसको, इन्फॉर्मेंट को, जिससे जानकारी चाहिए, और वो फिलअप करके हमें वापस दे देता है। तो देयर आर 2 मेथड्स। नंबर 1 मेलिंग मेथड, सबसे पहला होता है मेलिंग मेथड, और दूसरा होता है एन्यूमरेटर मेथड। एन्यूमरेटर मेथड। अब आप कहोगे सबसे पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल, कि क्वेश्चनेयर और शेड्यूल्स में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। देखो क्वेश्चनेयर जो होता है वो बस भेज दिए जाते हैं, इन्फॉर्मेंट खुद भरता है। जैसे सपोज मैंने आपको मेल कर दिया एक लेटर, आपको कहा कि ये भर के दे दो, तो वो क्या है, क्वेश्चनेयर। अब मैं खुद ही लेटर लेके आपके पास आ गया और आपको बोला क्वेश्चन नंबर 1 ये आंसर बताओ, मैं भर रहा हूँ। फिर मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन, आपका नाम भर दिया मैंने, आपकी एज भर दिया मैंने, आपकी शादी हो गई या नहीं हो गई भर दिया मैंने, आपके कितने बच्चे हैं भर दिया मैंने, आपके घर में कितने लोग हैं भर दिया मैंने। तो मैं अगर इन्फॉर्मेशन फुल कर रहा हूँ तो ये होगा एन्यूमरेटर। बात समझे क्या? स्केड्यूल्स बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केड्यूल्स। क्लियर हुआ क्या? तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चनेयर इन्फॉर्मेंट खुद फिल करता है और स्केड्यूल कौन फिल करते हैं, एन्यूमरेटर। अब 2 मेथड्स में डिवाइड कर दिया, एक तो मेलिंग, क्वेश्चनेयर को क्या कर दिया जाता है, मेल कर दिया जाता है, और शेड्यूल एन्यूमरेटर खुद लेके जाता है इन्फॉर्मेंट के पास और फिल करवाता है। समझे? तो मेलिंग मेथड में क्या होगा, क्वेश्चनेयर इज मेल टू द इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट एंड इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम हिम। कहाँ सुटेबल होगा, जब एरिया ऑफ कवरेज वाइड है, एरिया ऑफ कवरेज तो दोनों में वाइड होता है, और इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे इन्फॉर्मेंट्स हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तभी तो खुद भर के दे देंगे, अगर पढ़े लिखे होंगे तो क्या भरेंगे, अंगूठा थोड़ा ना लगाएंगे उसके अंदर। समझे? अब मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है इसका। मेरिट सबसे पहले इकोनॉमिकल, जब खुद जाना नहीं पड़ता तो सस्ता पड़ता है, टाइम बचता है, मनी बचता है, एफर्ट बचता है। ओरिजिनल, जब सामने वाला खुद भर के दे रहा है तो ओरिजिनल डेटा देगा। वाइड कवरेज, बड़ा एरिया कवर कर देता है। समझ रहे हो? क्या क्या डीमेरिट्स है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कई बार सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता, कई लोग मेल ही चेक नहीं करते, इंक्लूडिंग मी। मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं, मैं कई बार नहीं पढ़ पाता, इतने सारे मेल कैसे पढ़ूंगा, इंसान नहीं पढ़ पाता। लेकिन कई लोग तो पढ़ के भी इग्नोर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, आपने जो लिख दिया वो लिख दिया। अगला लिमिटेड यूज, काफी लिमिटेड एरिया तक यूज हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस उसके अंदर लिमिटेड ही होंगे, अगर अनलिमिटेड चाहिए तो खुद जाओ। उसके बाद लेस एक्यूरेट, एक्यूरेसी नहीं होती कि मेरे से किसी ने पूछा कि आप कितने घंटे काम करते हो, मैंने कहा मैं 24 घंटे काम करता हूँ, भर के भेज दिया, क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी नहीं है ना, मेरी मर्जी में जो मर्जी भर दूं। अब अगर बात करें इन्यूमरेटर की, तो इन्यूमरेटर कौन होता है, देखो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है इन्यूमरेटर को। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे चेन्नई से इंफॉर्मेशन लेके आनी है कोई, अब चेन्नई की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वो मुझे नहीं आती, वहाँ की मुझे लैंग्वेज नहीं आती, साउथ की लैंग्वेज थोड़ी अलग चलती है ना, तो वो मुझे नहीं आती, तो मुझे वहाँ का कोई इन्यूमरेटर ढूंढना पड़ेगा जो मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दे दे। समझ रहे हो? तो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है इन्यूमरेटर को, इन्यूमरेटर ये स्केड्यूल लेता है और लेके जनता के पास या जिससे भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके पास जाता है और फिल करवा के लेके आता है, खुद भरवा के लाता है। समझे? द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चंस। कहाँ सुटेबल है, जहां स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में तो खुद जाके लेके आ रहा है। दूसरा, इन्फॉर्मेंट्स आर अनएडुकेटेड, पढ़े लिखे नहीं है, खुद फिल नहीं कर सकते, तो फिर भरवानी पड़ेगी जाके। मेरिट्स क्या है इसके, वाइड कवरेज, काफी ज्यादा वाइड कवरेज होगी। एक्यूरेसी, मैं सामने बैठ के भरवाऊंगा, एक्यूरेट होगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है इसके अंदर, और कंप्लीटनेस, कोई अधूरा नहीं छोड़ेगा, अगर सामने वाला कोई क्वेश्चन छोड़ भी रहा है तो मैं फिल करवा के आऊंगा, तो कंप्लीट होता है। डीमेरिट्स, एक्सपेंसिव, खर्चा होता है, इन्यूमरेटर की सैलरी भी देनी पड़ती है, टाइम भी लगता है। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है इसके अंदर। और अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स, कई बार एफिशिएंट एन्यूमरेटर नहीं मिलते, हार्ड वर्किंग नहीं है, लेजी है, काम नहीं करना चाहते, तो एक अच्छा इन्यूमरेटर ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। समटाइम्स देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स। क्लियर हुआ? तो ये हमारे गाइस बेसिकली 4 मेथड्स थे, डीपीआई, आईओआई, आईएलएस, आईक्यूएस। क्या, दोबारा बोलो, डीपीआई, आईओआई, आईएलएस, आईक्यूएस। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। क्लियर अप हो गया? अब हमारे पास 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस और बचे हैं, उसको देखते हैं और चैप्टर खत्म। अब वो लास्ट 2 क्वेश्चंस होते हैं गाइस, क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर एंड कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा।
इसमें क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले एक अच्छे क्वेश्चनर में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि अगर आप किसी से क्वेश्चनर किसी को भेज रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 सबसे पहला लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चनर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो उसका वैसे इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, जो हमारे पास अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है वो भर के देगा ही नहीं, वो भरेगा ही नहीं। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होने चाहिए, बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, कोई फिल नहीं करता। ऑब्जेक्टिव्स में तो फिर भी फटाफट लोग फिल कर देते हैं, उसके अलावा सिंपल क्वेश्चंस कोई फिल करके नहीं देता। नंबर 3 सिंप्लिसिटी, आपकी जो क्वेश्चनर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ऐसी ना हो कि सामने वाले को समझ ही ना आए, सिंपल लैंग्वेज यूज़ हो रही हो और सामने वाला इजीली समझ पाए, ऐसी होनी चाहिए। नंबर 4 प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, जो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर मेंशन्ड होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, आगे पीछे होगा तो सामने वाले के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। उसके बाद नो पर्सनल क्वेश्चंस, किसी से भी किसी तरीके का कोई पर्सनल क्वेश्चन ना पूछो रिलेटिंग टू हिज और हर इनकम, हिज और हर एज, हिज और हर रिलेशनशिप स्टेटस, ये सब मत पूछा करो भाई, पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, ठीक हुआ। इसके बाद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि आप किस तरीके से आपको फिलअप करके भेजना है, कहाँ पे सर्कल करने हैं, टिक लगाना है, कैसे करना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्वायरी, आप क्यों इंक्वायरी कर रहे हो, डेटा कहाँ यूज होगा, इसकी जानकारी दो, सामने वाला तभी तो भरेगा। मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे मैं उसका जवाब क्यों दूं भाई, पहले मुझे बता तो सही कहाँ यूज करना है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, रिक्वेस्ट वर्ड लिखा हुआ है नीचे लिख दो कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आभार कर रहे हैं कि आप हमारे को ये भर के दो, हमारा फायदा होगा, समझ रहे हो। अब ये सारी क्वालिटीज़ है, आप कोई भी 6 क्वालिटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। बनती कैसे है क्वेश्चन यार, अब यार ये मेरे से मत पूछना, देखो क्वेश्चन यार इस तरीके से होता है, यहाँ पे सबसे ऊपर इंक्वायरी दिया होता है, यहाँ पे डेट दिया होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, फिर पर्पस होता है, उसके बाद क्वेश्चन हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्वेश्चन मोस्टली MCQs हो जाएगा ABCD, इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन इसके अंदर देख सकते हो जो आपको भर के देने हैं। अब सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट होगा, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन करने के 2 मेथड्स हो जाते हैं। देखो सेकेंडरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जिसके अंदर एक इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट नहीं करता, ऑलरेडी किसी और एजेंसी ने या किसी और बॉडी ने वो कलेक्ट करा है, आप सिर्फ यूज कर रहे हो। 2 तरीके के सेकेंडरी डेटा हो सकते हैं, एक पब्लिश्ड और एक होता है अनपब्लिश्ड। देखो पब्लिश्ड होते हैं कि अगर किसी और एजेंसी ने डेटा कलेक्ट करा है और उसको अपने गैजेट में, अपनी मैगजीन में, अपने पेपर में पब्लिश कर दिया। अनपब्लिश्ड होता है कि अपने पर्सनल यूज के लिए कलेक्ट करा, जनता को नहीं दिखाते। तो अल्टीमेटली पब्लिश्ड में क्या क्या आते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जैसे गवर्नमेंट मैगजीन्स वगैरह आती है ना, वो आप देख सकते हो जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। उसके अलावा सेमी गवर्नमेंट जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट की नहीं है, मतलब कुछ म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह मिलके चलाती हैं, तो उनकी भी कुछ पब्लिकेशंस होती हैं, प्रिंटेड बुक्स होती हैं जिसमें से आप डेटा ले सकते हो। आजकल तो सबसे बड़ा डेटा का सोर्स गूगल है, ये तो सब आउटडेटेड हो चुका है। इसके बाद ट्रेड एसोसिएशंस, कुछ ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, जैसे शुगर मिल की एसोसिएशन है, वो शुगर मिल के बारे में, कपड़ा व्यापारियों की एसोसिएशंस होती हैं, वो अपनी मार्केट के बारे में जानकारी देते हैं। तो एसोसिएशन से भी हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगला जर्नल्स एंड पेपर्स, जर्नल्स तो पता है ना, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, उनमें भी इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट हुए होते हैं। और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जैसे WHO का पब्लिकेशन होता है और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पब्लिकेशन होता है। इसी तरीके से कुछ पब्लिकेशंस होते हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आप पब्लिश सोर्स में ले सकते हो, उनसे भी आप सीधा सीधा डेटा उठा सकते हो। अब अनपब्लिश्ड की बात करूँ तो मेनली 2 ही हैं, एक तो सेंसस ऑफ इंडिया और एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है एग्जाम में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये 2 बॉडीज़ हैं या 2 ऑफिसेज हैं जिन्होंने डेटा कलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे लिटरेसी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, रूरल और अर्बन में क्या क्या चल रहा है, क्या बर्थ रेट चल रहा है, क्या डेथ रेट चल रहा है, इन सब के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं और अपने पास बचा के रखते हैं इन्फॉर्मेशन। तो आप इनसे भी इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने कलेक्ट करी हुई है वो आप ले सकते हो। क्लियर हुआ। तो बेसिकली ये अनपब्लिश सोर्स में आ जाते हैं और ये पब्लिश सोर्स हो गए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 में मेनली सभी के सभी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए, जो कि इंपॉर्टेंट भी थे। मतलब ये टॉपिक तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले जो मैंने कराया DPI, IOI, ILS, IQS, वो ध्यान से कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तीसरा चैप्टर
बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। अब देखो इट माइट बी पॉसिबल कि एनसीईआरटी में नाम थोड़े चेंज हो, बट ऑर्डर वही है, सब कुछ कवर हो जाएगा। प्लेलिस्ट को फॉलो करो, कुछ नहीं छूटेगा, आराम से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना और सबके साथ शेयर करना। थैंक यू।